ऑलराइट, कंटिन्यूइंग विद द सेम प्रोग्राम जहाँ पे हम लूप के किसी न किसी पार्ट को स्किप कर रहे थे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है सेम प्रोग्राम का, यहाँ पे मैंने लूप के तीनों पार्ट को स्किप कर दिया है। लेकिन इस वाले पार्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में चलेगा तो सही रहेगा। देखिए, यहाँ पे हमारे पास में लूप के ही अंदर एक और टर्मिनोलॉजी आती है, एक और कंसेप्ट आता है जो कहलाता है जंप स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे अगर मैं जंप की बात करूँ तो जंप का सिंपल टर्म से मतलब क्या होगा? हम एक जगह से उछलकर किसी दूसरी जगह पे चले गए। समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे ही होता है सिंपल टर्म्स में कहें। तो यहाँ पे भी मतलब हमारा वही है। बस यहाँ पे हम खुद मूव नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता है, जो कंट्रोल फ्लो होता है, हम उसको चेंज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, डमी प्रोग्राम टाइप, जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन है, सीएलआर, एसटीआर है, प्रिंटफ है, स्कैनफ है और गेटसीएच है। बेसिकली मैंने यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। तो होगा क्या, वन बाय वन हमारे सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। जो स्टेटमेंट पहले लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फॉलोड बाय द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा काम करवाना है कि सीएलआर एसटीआर के बाद ये डायरेक्टली गेटसीएच पे चला जाए, या फिर सीएलआर एसटीआर के बाद डायरेक्टली ये स्कैनफ पे आ जाए, इस प्रिंटफ को स्किप कर दे। तो बेसिकली मुझे करना क्या होगा, इस पोजीशन से इधर जंप करना होगा या फिर इस पोजीशन से इधर जंप करना होगा। तो बेसिकली जो हमारा फ्लो कंट्रोल चल रहा है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो फ्लो चल रहा है, उसे अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे हम स्विच करते हैं, तो उनके लिए जो हम स्टेटमेंट्स काम में लेते हैं वो कहलाते हैं जंप स्टेटमेंट्स। एक बारी फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ स्टेटमेंट, सब लोग ध्यान से सुनना। जो भी हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो चल रहा है, तो बेसिकली जो भी हमारा पॉइंटर होगा या कर्सर होगा, करंटली जो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जंप करने के लिए जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे हम काम में लेते हैं वो कहलाते हैं जंप स्टेटमेंट्स। अब सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में 4 टाइप के जंप स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज ब्रेक, देन वी हैव कंटिन्यू, देन वी हैव गो टू, एंड लास्ट दैट वी हैव इज रिटर्न। अब अभी करंटली लूप के साथ में हम इन 3 एग्जांपल्स को ही कवर करेंगे, इन 3 टाइप्स को ही कवर करेंगे। जो रिटर्न वाला पार्ट होता है, ये हम लोग कवर करेंगे फंक्शन टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारे पास में जंप स्टेटमेंट का टाइप है दैट इज ब्रेक। देखिए, यहाँ पे ब्रेक जो है और जो कंटिन्यू है वो कॉमन है। जो लोग जावा पढ़ के आए हैं या फिर जो सी प्लस प्लस पढ़ के आए हैं पहले इन 12th स्टैंडर्ड, उनके लिए ब्रेक और कंटिन्यू तो कॉमन है। गो टू यहाँ पे थोड़ा सा अलग काम करता है और रिटर्न भी कॉमन है। फंक्शंस के अंदर हम लोग चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, रिटर्न ही काम में आता है। तो वर्किंग लगभग सेम है, आप लोग ने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार फिर एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ब्रेक का। अब यहाँ पे जो ब्रेक स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, पहले तो ब्रेक जो है वो एक कीवर्ड होता है। अब कीवर्ड क्या होता है? प्री डिफाइंड वर्ड जिनका अपने आप में कुछ मतलब होता है। तो यहाँ पे ब्रेक का भी अपने आप में कुछ मतलब है। अब ये जो ब्रेक कीवर्ड है, जो ब्रेक स्टेटमेंट हम काम में ले रहे हैं एज अ जंप स्टेटमेंट, ये बेसिकली एक टर्मिनेटर की तरह काम करता है। टर्मिनेटर का मतलब जो किसी न किसी तरीके का स्टॉप मोड अपना देगा। अब ये सेम ब्रेक कीवर्ड हमने स्विच केस के अंदर इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि क्या हो रहा था कि सारे केसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे थे। सारे केसेस एग्जीक्यूट नहीं करवाने, जो कंडीशन से मैच कर रहा है बस वही केस चले और हम डायरेक्टली स्विच से बाहर आ जाए। तो यहाँ पे ब्रेक का काम यही होता है। ये एक टर्मिनेटर की तरह काम करता है। टर्मिनेट यानी कि स्टॉप करने का काम करता है। तो जो काम इसने स्विच केस में किया है वही काम ये लूप्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट करता है। चाहे हम किसी भी लूप की बात करें, फॉर, व्हाइल या फिर डू व्हाइल, तीनों लूप्स के साथ में ये सपोर्टेड है। अब इसका जो मेजर वर्किंग है वो क्या है? जहां पे भी हम ब्रेक स्टेटमेंट लिख देते हैं, चाहे हमारा कोई सा भी प्रोग्राम हो, उस ब्रेक के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए होते हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को लूप के साथ में काम में ले रहे हैं, चाहे मैं फॉर, व्हाइल या डू व्हाइल के साथ में इंप्लीमेंट करूं, तो हमेशा फॉर के साथ में हमें इफ कंडीशन को काम में लेना होगा और इफ के साथ में ब्रेक को काम में लिया जाएगा।
इंडिविजुअली ब्रेक स्टेटमेंट कभी भी काम में नहीं आता है। किसी ना किसी कंडीशन के ट्रू होने पे या किसी ना किसी कंडीशन के फॉल्स होने पर ही ब्रेक स्टेटमेंट की वर्किंग होती है। तो डायरेक्टली ब्रेक को आप कहीं पे भी काम में नहीं ले सकते हो। अगर स्विच की बात है तो वो केसेस के साथ काम में आता है, और अगर हम लूप की बात करते हैं तो किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर, यानी कि इफ के साथ में ही हमें ब्रेक को काम में लेना होता है। अब ब्रेक के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर हमने स्विच केस के साथ में इसे काम में लिया है तो हम स्विच के बाहर आ जाते थे। सेम गोज फॉर द लूप। जहां पे भी हमारे पास में ब्रेक स्टेटमेंट वाली सिचुएशन आएगी, हमारे लूप का एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाएगा, लूप वहीं पे ही टूट जाएगा और हम डायरेक्टली आ जाएंगे लूप के बाहर। ये इस ब्रेक का बेसिक वर्किंग होता है। अब इसी ब्रेक को मैंने आज के फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर काम में लिया है, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ताकि इसका एक और एग्जाम्पल मैंने आगे ऐड किया है। अभी थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी मैंने आप लोगों को बताया, उसके अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? अभी हमने सिर्फ ब्रेक का डिस्कशन किया है, ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के अंदर किसी भी पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन? लास्ट पॉइंट, ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए लास्ट पॉइंट में हमारे साथ में जो लिखा हुआ है, दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज्ड विद इफ स्टेटमेंट इनसाइड लूप्स। अगर हम यहाँ पे ब्रेक को लूप के साथ में काम पे लेते हैं तो इंडिविजुअली कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैंने यहाँ पे फॉर को स्टार्ट कर दिया और इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख रखी है जो भी मेरा लूप का पार्ट है, और फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक लिख दूं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा यहाँ पे लूप के अंदर अगर हमें ब्रेक को काम में लेना है तो इफ के कर्ली ब्रेस के अंदर, यानी कि इफ के अंदर ही ब्रेक को मेंशन किया जाएगा। इंडिपेंडेंटली ब्रेक कभी भी काम नहीं करता है। अगर ब्रेक को काम में लेना है तो या तो कोई कंडीशन ट्रू होगी या कोई कंडीशन फॉल्स होगी, जिस पे हमारा ये ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगा। तो अगर ब्रेक को हम काम में लेंगे, इट ऑलवेज वर्क्स अलोंग विद इफ स्टेटमेंट इनसाइड लूप्स। लेकिन हम नॉर्मल इफ एल्स के प्रोग्राम में कभी भी ब्रेक को काम में नहीं ले सकते। नॉर्मल इफ एल्स के साथ में ये सपोर्टेड नहीं है। अगर हमने लूप के अंदर इफ को लिखा है तो ही वो ब्रेक स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा। मतलब क्या है, हम एग्जांपल से समझेंगे तो आप लोगों को और क्लियर होगा कि कैसे ये काम कर रहा है। पर्टिकुलरली भी इफ में लगाने होगा का मतलब, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, दैट इज स्किपिंग ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ द लूप। अब यहाँ पे मैं जो हमारा इनिशियलाइजेशन है, जो हमारा कंडीशन है और जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट है, मैं सबको स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले तो हमने सिर्फ इनिशियलाइजेशन को स्किप किया था, सेकंड के अंदर हमने इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को स्किप किया था। नाउ वी आर स्किपिंग ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ द लूप। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, हम तीनों पार्ट्स को स्किप कर रहे हैं, तो इनिशियलाइजेशन हमें पहले कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लूप की स्टार्टिंग वैल्यू डिसाइड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैं पुराने वाले प्रोग्राम को ही कंटिन्यू कर रही हूँ, जहाँ पे आई वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो मुझे सिर्फ इसके अंदर एक नई वैल्यू असाइन करनी है। तो यहाँ पे मैंने i इज इक्वल्स टू 10 लिख दिया है। पुराने i के अंदर जो भी वैल्यू हो, मैनिपुलेशन जो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमने i के अंदर एक नई वैल्यू असाइन कर दी। सो दिस इज आर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, जब वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन की। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फॉर का स्टेटमेंट लिखा है। अब फॉर के अंदर यहाँ पे चाहे हम किसी भी तरीके की वैल्यू लिखे या किसी भी तरीके की वैल्यू ना लिखे, सेमीकोलंस हमें यहाँ पे लिखना जरूरी है, वरना यहाँ पे आती है हमारे पास में सिंटेक्स एरर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसे खाली रख दोगे तो फिर इसे समझ में नहीं आएगा कि खाली का मतलब क्या समझो। तो इसी वजह से हम यहाँ पे दो सेमीकोलंस तो प्लेस करेंगे। हमने यहाँ पे तीनों पार्ट को स्किप किया है, लेकिन तीनों पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे, इसका मतलब ये है। तो अब इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जो मैं यहाँ पे सीरीज प्रिंट करवा रही हूँ वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दो ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन आता है, इधर कंडीशन आता है और इधर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है, इस वजह से दो सेमीकोलन। इसी तरीके से तो हमारा सेपरेशन काम करता है। दैट इज द वे इट वर्क्स। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे जो मेरी लूप की वर्किंग है, मैं 10 से लेके 1 तक की सीरीज यानी कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा रही हूँ। तो बेसिकली मुझे कब तक ये लूप चलाना है? जब तक हम यहाँ पे 1 तक नहीं पहुंच जाते।
लेकिन 1 तक तो मुझे काम करवाना है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक कंडीशन मेंशन की है, इफ I इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, इफ का कर्ली ब्रेसेस मैंने स्टार्ट किया है और इसके अंदर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आई की इनिशियल वैल्यू पे हम किसी भी तरीके का अपडेशन करेंगे और एक पॉइंट पर आकर अगर वो 0 हो जाती है तो 0 होने पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को काम में लिया है। तो ब्रेक क्या करेगा, हमारे लूप को यहाँ से इस पॉइंट से ब्रेक कर देगा। इसके बाद में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे और हम डायरेक्टली आ जाएंगे लूप के बाद लिखे हुए स्टेटमेंट पे, यानी कि गेट ch पे। लेकिन अभी i की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, अभी i की वैल्यू 10 है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने पे इफ को चेक किया ही नहीं जाता है, तो हम आ जाएंगे printf पे और printf के अंदर मैंने लिखा है %d/t, i। तो यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट होगी और एक टैब स्पेस प्रिंट होगा, यानी कि 10 प्रिंट होगा और एक टैब की स्पेस आ जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे i के अंदर डिक्रीमेंट किया है, यानी कि i माइनस माइनस। तो i के अंदर जो 10 वैल्यू थी, 10 में से -1 करेंगे तो इट बिकम्स 9। तो अब i के अंदर 9 हो चुका है। तो ये है मेरा इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये है कंडीशन वाला पार्ट और ये है अपडेशन यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट। तो अगर हम तीनों को स्किप करते हैं तो कुछ इस तरीके की वर्किंग आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होगी। इसके साथ आपको कंडीशन मेंशन करना होगा और ब्रेक कीवर्ड को काम में लेना होगा। तो इस कंडीशन के ट्रू होते ही हम यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे। तो मूविंग ऑन विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, लास्ट वैल्यू 9 थी। अब फिर से हमारा लूप चलेगा, फिर से कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे 9 जो है आई 9 है, 9 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई। हम आ गए printf पे, फिर से 9 प्रिंट होगा और एक टैब स्पेस प्रिंट होगी। तो ये 9 प्रिंट हो गया और एक टैब स्पेस प्रिंट हो गई। फिर से माइनस माइनस, अब इसकी वैल्यू हो गई 8। 8 भी 0 के बराबर नहीं होता है, तो फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से आ गए इस printf स्टेटमेंट पे, तो 8 की वैल्यू प्रिंट 8 प्रिंट होगा और एक टैब प्रिंट हो जाएगा। मूविंग ऑन विद द डिक्रीमेंट पार्ट अगेन, तो अब इसकी वैल्यू हो गई 7। सिमिलरली 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो 1 तक तो हमारे पास में यहाँ पे ये वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब उसके बाद में फाइनली डिक्रीमेंट होके इसकी वैल्यू हो चुकी है 0 और 0 के केस में अब जब हमारा लूप चलेगा तो 0 0 के बराबर होता है। उस केस में हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर यहाँ पे ब्रेक वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ब्रेक का मतलब हम जहां पर है, जिस पॉइंट पर है वहीं से ही लूप को ब्रेक कर दो और बाहर आ जाओ। तो इस ब्रेक के बाद में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे और हम डायरेक्टली इधर आ जाएंगे। तो अगर कंडीशन को आप स्किप करते हो तो इसके साथ में ब्रेक को आपको काम में लेना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ वी कैन स्किप ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ लूप इन फॉर। अब इस एग्जांपल में किसी को कुछ कंफ्यूजन, देन प्लीज रेज हैंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे जंप स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक जैसे कि हमने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया, तो अब यहाँ पे हम ब्रेक वाला पार्ट ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट के एग्जांपल्स हम कवर करेंगे, देन विल मूव टू द कंटिन्यू, देन विल मूव टू द गो टू। ठीक है, तो ब्रेक का बेसिक डिस्क्रिप्शन तो मैंने आपको दे दिया है। अब इसी का ही एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड किया है, बस चीजें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट मैंने यहाँ पे कर दी। ऑलराइट, मूविंग ऑन विद द प्रोग्राम, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेन को स्टार्ट किया है। मेन को स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। एक है मेरा नम नाम का वेरिएबल जिसके अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू 5 असाइन कर दी है और नेक्स्ट है हमारा आई वेरिएबल। बेसिकली इस आई को हम काउंटर वेरिएबल की तरह ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे CLR STR मेंशन किया है प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। उसके बाद आ रहा है मेरा यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे पहले वाले प्रोग्राम के अंदर तो हम लोगों ने कंडीशन मेंशन नहीं की थी, तो हम लोगों ने उसके साथ में ब्रेक को कम में लिया था। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने पर हमें लूप को ब्रेक करवाना है तो किस तरीके से काम होता है, ये उसी का एग्जाम्पल है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली जो वर्किंग इम्प्लीमेंट की है वो ये है कि मुझे 5 की टेबल प्रिंट करवानी। अब 5 की टेबल अगर मुझे प्रिंट करवानी है तो मुझे 1 से लेके 10 तक का लूप चलाना पड़ेगा और जो भी मेरा नंबर है उसको मुझे 1 बाय 1 उस आई से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 एंड सो ऑन अप टिल 10।
तो जो भी हमारा नंबर है उसे अगर हम i से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, मुझे यहाँ पे सिर्फ 4 वैल्यूज ही चाहिए एट अ टाइम, 5वीं वैल्यू मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे डिस्प्ले करवानी ही नहीं। तो उस तरीके के लिए क्या वर्किंग होगा, वही हमारा एग्जाम्पल है। फॉर के अंदर मैंने लिखा है i इज इक्वल टू 1, आई के अंदर इनिशियल वैल्यू 1 असाइन कर दी है, देन i इज लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद मैंने i के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया है प्लस प्लस। तो सबसे पहले i की जो वैल्यू है दैट इज 1। अब यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखी है इफ i इज इक्वल टू 5 देन ब्रेक, लेकिन i की वैल्यू तो 1 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम आ जाएंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे। प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर लिखा है नम मल्टीप्लाई बाय आई, नम के अंदर क्या है 5 और i के अंदर क्या है 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने परसेंट डी के बाद एक स्पेस प्रोवाइड किया है, तो स्पेस सेपरेटेड आउटपुट मेरे पास में डिस्प्ले होके आएगा। अब फिर यहाँ पे i के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, i की वैल्यू बन गई 2। अब यहाँ पे 2 जो है वो भी 5 के बराबर नहीं होता है, फिर से कंडीशन फॉल्स, फिर से आ जाएंगे प्रिंट एफ पे। अब यहाँ पे नम मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि i के अंदर इंक्रीमेंट होके 2 हो गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 10, तो यहाँ पे 10 डिस्प्ले होगा और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी। फिर से इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू बिकम्स 3 और 3 भी 5 के इक्वल नहीं होता है, तो फिर से प्रिंट एफ पे आ जाएंगे, num multiply by 3 यानी कि 5 multiply by 3 it comes 15, तो 15 और स्पेस प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली एक और बार इंक्रीमेंट होगा एंड इट बिकम्स 4 और 4 भी 5 के इक्वल नहीं होता है, तो फिर से प्रिंट एफ पे आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इट बिकम्स 20, तो यहाँ पे 20 और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होके i की वैल्यू हो गई है 5 और 5 5 के बराबर होता है, तो उस केस में हमारी जो ये कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है और अब इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपली ब्रेक फॉलोड बाय सेमीकोलन, तो अभी क्या करेगा, हमारे इस लूप को इधर से ब्रेक करके यानी कि बीच में से तोड़ देगा और लूप के बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 6 से लेके 10 तक किसी भी तरीके का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके की वर्किंग नहीं होगी। तो ब्रेक के बाद हम लोगों ने जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया। और यहाँ पे ये लूप को बीच में से टर्मिनेट करने का, बीच में से ब्रेक करने का काम कर रहा है, बीच में से तोड़ने का काम कर रहा है। तो जहां पे भी ये स्टेटमेंट लिखा होगा उसके बाद डायरेक्टली हम पहुंच जाएंगे इस वाली पोजीशन पर, यानी कि लूप के बाद जो स्टेटमेंट लिखा होगा उस पर। तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर इससे जंप करने का काम किया है। इसके बाद जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे और इससे इस लूप को बीच में से ब्रेक कर दिया है, तो यानी कि हमारे लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो गया है, वो टर्मिनेट हो गया है। सो दैट्स हाउ अ ब्रेक स्टेटमेंट वर्क इन अ सिंपल प्रोग्राम। अब इस एग्जांपल के अंदर अगर किसी को कंफ्यूजन है देन प्लीज रेज हैंड। ऑलराइट, देन मूविंग विद द नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जांपल है दैट इज एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि प्राइम नंबर्स होते क्या है, किसी को पता है प्राइम नंबर्स के बारे में? तो अब यहाँ पे देखिए, प्राइम नंबर्स का बेसिक रूल है या तो वो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। लेकिन अगर मान लीजिए मैं किसी एक सिंपल नंबर की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपको उनकी लिस्ट डिस्प्ले करवानी है। लेकिन 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो उस केस में तो हमारे पास में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वो तो गलत है। तो यहाँ पे जभी भी हम प्राइम का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम कभी भी 1 से किसी भी नंबर को चेक नहीं करते। हम जो चेकिंग स्टार्ट करते हैं वो करते हैं 2 से, जब तक हम उस नंबर तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि 1 तो ऑटोमेटिकली सारे नंबर को डिवाइड कर देगा, तो हमारा तो हर एक नंबर ही प्राइम आएगा। क्योंकि अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो भी वो डिविजिबल है, 1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो भी वो डिविजिबल है, जबकि 4 प्राइम नंबर नहीं होता है।
तो कभी भी प्राइम का प्रोग्राम अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमेशा जो हमारा चेकिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है 2 से, क्योंकि 1 हम हर नंबर को डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पे जो नंबर सिर्फ खुद को डिवाइड कर पाए, ठीक है, कोई और नंबर उनको डिवाइड ना कर पाए, दोज आर प्राइम नंबर्स। यानी कि अगर मैंने 4 इनपुट लिया है तो जो 4 है वो सिर्फ खुद से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसी वजह से हम यहाँ पे 2 से चेकिंग स्टार्ट करते हैं तब तक जब तक हम उस नंबर तक नहीं पहुंच जाते। तो अब कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक है नम और एक है div। नम नाम का वेरिएबल मैंने सिंपली यूजर से इनपुट लेने के लिए क्रिएट किया है कि उसे नंबर चेक करना है ना, इट इज अ प्राइम और नॉट, तो जो भी वो नंबर इनपुट करेगा वो इसके अंदर आएगा। अब नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा, मैं यहाँ पे 2 से चेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो 2 को मैं इनिशियल वैल्यू मान के चल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे div नाम का एक वेरिएबल बना दिया, क्योंकि 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिविजन परफॉर्म करेंगे, रिमाइंडर को चेक करेंगे। तो div नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 2 इनिशियल वैल्यू मैंने असाइन कर दी, followed by CLR, SCR and printf, enter a number। तो यहाँ पे scanf की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक नंबर का इनपुट लिया है जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है, int num मैंने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे मुझे ये प्रोसेस जो है, जो ये डिवीजन का प्रोसेस है, मुझे कब तक चेक करना है, जब तक मैं इस ओरिजिनल नंबर तक नहीं पहुंच जाती। और स्टार्ट कहाँ से करना है, मुझे 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में जो नंबर इनपुट होके आया है दैट इज 5, तो मैं 5 को 2 से डिवाइड करके देखूंगी, 5 को 3 से डिवाइड करके देखूंगी और 5 को 4 से डिवाइड करके देखूंगी। अगर इनमें से किसी भी नंबर ने 5 को डिवाइड कर दिया, मतलब इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम कुछ इसी तरीके की वर्किंग अपनाते हैं कि 2 से लेके उस नंबर -1 तक हम चेक करते हैं कि वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो वही मेरी कंडीशन है, while division is less than num। अब div वेरिएबल के अंदर हमारे पास में 2 है और जो 2 होता है वो 5 से छोटा होता है, ठीक है, तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। उसके बाद हम आएंगे इस लूप के अंदर, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। इफ num mod div is equals to 0, यानी कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो फिर तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर्स नहीं कहलाते हैं। तो उस केस में मैंने क्या किया है, मैंने इस लूप को ब्रेक कर दिया। जब है ही नहीं, ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो गया है, तो क्यों इसे 3 से चेक करूं, क्यों इसे 4 से चेक करूं, क्यों मैं अपने प्रोग्राम का प्रोसेसिंग टाइम को इंक्रीज करूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे इस लूप को बीच में ही ब्रेक कर दिया कि ये है ही नहीं, अब इसको फर्दर चेक ही मत कर, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ऑब्वियसली नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास में 1 आएगा और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने के बाद मैंने क्या किया, इस डिव के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि इसकी वैल्यू बन गई 3। अब जो 3 है वो भी 5 से छोटा होता है, फिर से हमारा लूप चलेगा, फिर से कंडीशन ट्रू है। अब फिर से सेम स्टेटमेंट, इफ num mod div is equals to 0, अगर मैं यहाँ पे 5 को 3 से डिवाइड करने का ट्राई करूं तो रिमाइंडर मेरे पास में क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा मेरे पास में 2, राइट, और 2 तो 0 के बराबर होता ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर भी हमारे पास में कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। तो फिर से हम आ जाएंगे इस div पे। अब div की वैल्यू इंक्रीमेंट होके बन जाएगी 4, और 4 भी जो है वो 5 से छोटा होता है, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से आ जाएंगे इफ के ब्लॉक के अंदर, यानी कि मैं अब 5 को 4 से डिवाइड करने का ट्राई कर रही हूँ और रिमाइंडर फिर से हमारा 0 नहीं आएगा, तो फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे एक बारी भी हमारा ये ब्रेक वाला पार्ट जो है वो चला ही नहीं, और फिर से div के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, तो इट बिकम्स 5। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, 5 तो 5 से छोटा होता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारी लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। हम आ जाएंगे जस्ट इसके बाद वाले स्टेटमेंट पे। अब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चेक करने वाला कि एक्चुअली में नंबर्स प्राइम है या नहीं। बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 से लेके कंटिन्यूस num -1 तक डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है और 1 बाय 1 रिमाइंडर्स को चेक किया। अगर यहाँ पे कभी भी हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती और ब्रेक हो जाता, तो ब्रेक के केस में हम कभी भी इस 5 तक पहुंचते ही नहीं। यहाँ पे हमने 1 बाय 1 जो वैल्यू परफॉर्म की है, जो डिवीजन परफॉर्म किया है, किसी भी केस में यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आया ही नहीं, तो इंक्रीमेंट होते होते हम लोग अल्टीमेटली 5 तक पहुंच चुके हैं।
अब जो नंबर सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि डिफ के अंदर जो वैल्यू है अगर वो हमारे ओरिजिनल नंबर के इक्वल हो जाती है, 5 के इक्वल हो जाता है, किसी भी बीच में आने वाले नंबर ने उसे डिवाइड नहीं किया है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, देन इट इज अ प्राइम नंबर। तो मैंने सिंपली मैसेज लिखा है परसेंट डी इज प्राइम और नम की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 4 एज अ इनपुट लिया होता, तो यहाँ पे 4 तो हमारा 2 से छोटा है, और 4 को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे हमारा 0 ही आता है और 0 0 के बराबर है, तो उस केस में ये ब्रेक वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा, हमारा लूप बीच में से ब्रेक हो जाएगा, ये डिव वाला पार्ट कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और उस केस में 2 जो है वो 4 के इक्वल नहीं होता है, तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम आ जाएंगे एल्स वाले पार्ट के अंदर, दैट इज प्रिंट एफ परसेंट डी इज नॉट प्राइम। गाइस आई नो इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बारी इस प्रोग्राम को हम फिर से देखेंगे। अभी हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया है और मेरी नेक्स्ट एक और क्लास है राइट आफ्टर 10 मिनट्स। इन केस लॉजिक वाइज किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार लोअर हैंड कर लो, मैं कल दोबारा से एक बार इस प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी प्रोग्राम, लेकिन कल एक बार हम दोबारा से इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है। जो ड्राई रन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उसके साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। अभी ये हो नहीं पाएगा कंप्लीट क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो हम कल इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप यहाँ पे ब्रेक वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करके देख लेना, और यहाँ पे जो मैंने स्किपिंग वाला पार्ट बताया है वो आप इम्प्लीमेंट करके देख लेना। इस प्राइम को हम दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे कल। ओके, थैंक यू एवरीवन।